इसे ममता बनर्जी नहीं देखना चाहेंगी। इनफैक्ट कोई भी पार्टी का जो सबसे बड़ा लीडर है ऐसा नहीं देखना चाहेगा अपनी पार्टी को लेकर। चुनाव आयोग से मिला टीएमसी का बागी गुट। अब ऐसी क्या मांग कर दी कि ममता गुट तिलमिला उठा है। सांसद गए, विधायक गए, पार्टी अध्यक्ष गए, नेता विपक्ष का पद भी गया। अब क्या ममता से पार्टी भी छिन जाएगी? बंगाल में महाराष्ट्र वाला खेला। टीएमसी का नाम, सिंबल, पैसा, क्या बागी गुट का सब पर अधिकार हो जाएगा? राजनीति शास्त्र का एक सिद्धांत है और बहुत निर्मम है। निर्मम समझते ना? निर्मम क्या होता है विश्वा? निर्मम, क्रूअल, कठोर। यहां डूबते सूरज को कोई सलाम नहीं करता है राजनीति में, याद रखिए। 1905 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गीत लिखा था, याद है ना? एकला चलो रे। ममता बनर्जी के मुंह से आपने कई मर्तबा ये सुना होगा, एकला चलो नारा सुना होगा। और जब जब ममता बनर्जी चलती थी वो एक एकला चलो का कैंपेन वाला आपके दिमाग में रहता था और वो अक्सर कहती भी थी, मैं अपनी लड़ाई अकेले लड़ना जानती हूं। लेकिन एकला चलो रे का यही नारा आज ममता बनर्जी की राजनीति का कड़वा सच बन गया है। दीदी की परछाई बनकर चलने वाले सहयोगी आज उनका साथ छोड़ चुके हैं और ममता वाकई अब एकला चलने पर मजबूर हो गई है। बंगाल में आज से 59 दिन पहले 4 मई को चुनाव के नतीजे आए, ठीक है? तब किसी ने नहीं सोचा था कि बंगाल में सिर्फ सत्ता बदली है। किसी ने सोचा था कि सत्ता के साथ साथ ममता बनर्जी की पार्टी ही बदल जाएगी? किसी ने नहीं सोचा था। पावरफुल लेडी के तौर पर, योद्धा के तौर पर, वॉरियर के, स्ट्रीट फाइटर के तौर पर ममता बनर्जी की तब भी पहचान थी, अब भी है। 15 साल तक सत्ता की सिरमौर रही दीदी और उनकी पार्टी बदल गई। ऐसी बदली कि ममता बनर्जी के हाथ से टीएमसी पूरी तरह निकल गई। टीएमसी के 2 फाड़ होने के बाद आज पहली बार बागी गुट चुनाव आयोग के फुल बेंच से मुलाकात करने पहुंचा। बागी गुट ने पहले ही चुनाव आयोग से अपने 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से मिलने की इजाजत ले ली थी। आज बागी गुट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलकर पिछले 59 दिनों में जो कुछ हुआ सब बता दिया। टीएमसी के बागी गुट ने चुनाव आयोग को पार्टी में हुए ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस यानी संगठनात्मक बदलावों के बारे में पूरी जानकारी दी। बागी गुट ने चुनाव आयोग से टीएमसी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी को मान्यता देने की मांग की। टीएमसी के बागी गुट ने चुनाव आयोग के सामने आज ये दावा कर दिया कि हम ही हैं असली टीएमसी। बागी गुट के मुताबिक चुनाव आयोग ने उनकी बात को बड़ा सीरियसली सुना है। कैसे सुना है? बहुत गंभीरता से सुना है। अब बागी गुट को उम्मीद है कि चुनाव आयोग उनकी मांगों पर फैसला करेगा और जल्द फैसला करेगा। टीएमसी बागी गुट के नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बनर्जी ने रिप्रेजेंटेशन दिया। उनके नेतृत्व में 22 जून को कोलकाता में प्रतिनिधि बैठक हुई। किसके लीडरशिप में हुई है? अटेंशन नहीं दे रहे हैं आप बिस्वा। ऋतुव्रत बनर्जी नेता प्रतिपक्ष हैं। ऋतुव्रत बनर्जी कौन है? तो नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बनर्जी अब बागी हो चुके हैं। उनके नेतृत्व में 22 जून को कोलकाता में प्रतिनिधि बैठक हुई। इस बैठक में टीएमसी के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुन लिया। टीएमसी के 30 सदस्यीय नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन भी इसी दिन कर दिया। अब इन सभी बदलावों की जानकारी आज टीएमसी के बागी गुट ने चुनाव आयोग को दी कि भैया हमने तो ये सारी चीजें कर दी। ऋतुव्रत बनर्जी ने यह बताया कि पार्टी में किस तरह का बदलाव होता है तो उसकी जानकारी चुनाव आयोग को देना एक प्रक्रिया है और इसी वजह से ये मुलाकात हुई। वो क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। ये ऋतुव्रत बनर्जी देखिए कौन है। हम लोग इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देंगे कि आज इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच उन लोगों से हम लोगों का मिलने का मौका मिला और काफी लंबा समय से उन्होंने हमारा जो बात था वो बात सुने हैं और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन, हम लोग जो आए थे इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द विल गेट बैक टू अस। हम लोग ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है।
मेजॉरिटी 2/3 से भी ज्यादा मेजॉरिटी MLAs आर विथ अस, कॉर्पोरेटर्स आर विथ अस, म्यूनिसिपैलिटी का जो काउंसिलर्स है हम लोगों के साथ है, जिला परिषद का मेंबर, जिला परिषद का अध्यक्ष, ये लोग हमारे साथ है। तो मांग का कोई सवाल नहीं है, यही प्रोसेस है। जब भी कोई पार्टी का कोई ऐसा सेशन होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, कांग्रेस होता है, तो यही सिस्टम है। तो तुरंत इलेक्शन कमीशन को इत्तला करना चाहिए। तो 22 तारीख हम लोग मिले, 23 तारीख ही हम लोग यहाँ हमारा रिप्रेजेंटेशन भेज के जमा किए थे हमारा चिट्ठी। तो ये कौन थे? ऋतव्रत बनर्जी। सोचिए, कभी बंगाल में गरजना वाली ममता बनर्जी इस वक्त क्या देख रही हैं? पहले तो वो अपनी सीट हार जाती है, उनकी पार्टी चुनाव हार जाती है, मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाती है, पार्टी का अध्यक्ष पद छीन लिया जाता है, विधानसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी चली जाती है, और अब ममता बनर्जी से उनकी पार्टी भी छीनने की पूरी कोशिश इस वक्त हो रही है। किसी ने सोचा था कभी? ममता बनर्जी गुट हालांकि ये कह रहा है अभी भी पार्टी ममता बनर्जी की है, उनका एकाधिकार है, और बागी गुट चाहे कितने भी हाथ पैर मार ले, उसके हाथ में कुछो नहीं आने वाला। ऋतव्रत ये कह भी रहे हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है कि बागी गुट चाह कर भी ममता बनर्जी की पार्टी हथिया नहीं पाएंगे? क्या लगता है आपको, ऐसा हो सकता है? सब कुछ कानून पर निर्भर करता है ना भाई। किसी पार्टी में अगर दो गुट बन जाए और दोनों गुट पार्टी पर अपना अपना दावा कर ले कि पार्टी मेरी नहीं मेरी, तो कानूनी अधिकार किसका होगा? कहीं तो कुछ लिखा होगा ना। पार्टी का असली गुट किसे कहा जाएगा, इसके बारे में संविधान में कुछ लिखा है कि नहीं लिखा? हमारी संविधान हर चीज का सलूशन है, और इसीलिए संविधान क्या कहता है आपको बताते हैं। चलिए भाई, बोर्ड बाबू की तरफ पहले करेंगे बोर्ड बाबू को प्रणाम। ठीक है, तो ये हमारे बोर्ड बाबू। संविधान क्या कहता है, किस मसले पर क्या कहता है कि अगर पार्टी में दो फाड़ हो जाए, एक कहने लगे कि ये मेरी पार्टी और दूसरा के नहीं भैया मेरी पार्टी, तो संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के तहत किसी पार्टी के बागी गुट को मान्यता तभी मिलेगी। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? तभी मिलेगी जब 2/3 विधायक या सांसद बागी के साथ होंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसको ध्यान रखिए। आपको चाहिए 2/3 या तो विधायक या सांसद। अब आप कहेंगे तो फिर ममता दीदी वाली टीएमसी में क्या सीन है ना? ये जानना चाहेंगे। चलिए अब वो बताती हूँ आपको। ये आया अगला स्लाइड। विधानसभा में टीएमसी की स्थिति क्या है वो समझ लीजिए। विधानसभा में इस वक्त टीएमसी की स्थिति ये है कि टीएमसी के पास इस वक्त 80 विधायक है। कितने विधायक है? 80। इनमें से जो बागी गुट है उसके पास कितने हैं? 58। बागी गुट के पास 2/3 समर्थन है कि नहीं है? भाई अगर मैं 80 का 2/3 निकालने जाती हूं तो लगभग 53 पॉइंट समथिंग होता है, 53 पॉइंट समथिंग। तो वो कितना हो गया? वो हो गया 54। यानी ये तो 58 है, तो 4 ज्यादा है, यहां पर 4 ज्यादा है। अब आ जाइए, बागी गुट के पास यहां पर 2/3 बहुमत है। ममता के पास कितने हैं? 22। ममता के पास देखिए कितने विधायक हैं? 22। केवल 22। ये 2/3 होते हैं? अभी नहीं होते। 2/3 कौन से होते हैं? 58 होते हैं। और ये किसके साथ है? ये अलग गुट बना चुके हैं, ये बागी हैं। चलिए अब अगले के पास आते हैं। ये तो विधायक था, विधायक वाला मामला। अब लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा मतलब क्या हुआ? सांसद। लोकसभा का मतलब हुआ सांसद। तो लोकसभा में टीएमसी के कुल कितने सांसद हैं? 28 सांसद हैं। इनमें से 20 सांसद अलग हो चुके हैं। ठीक है, और 2/3 निकालूं मैं 28 का तो कितना होगा पता है? 19। तो ये तो +1 चल रहा है अभी। ठीक है, और बागी सांसदों की संख्या 19 होनी चाहिए, 20 हो गई, तो 2/3 इनके पास चला गया, बागियों के पास। अब क्या बच जाता है? ममता के पास कितने बच जाते हैं? 8 बच जाते हैं। यानी जो
19 होते हैं वो भी यहां नहीं आ पा रहे हैं। हो गई स्थिति खराब। अब आगे चलते हैं, राज्यसभा की भी मैं बात कर देती हूँ। राज्यसभा में टीएमसी की स्थिति क्या है? राज्यसभा में टीएमसी के 13 में से 4 सांसद पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, 4 सांसद जा चुके हैं। ममता गुट के पास अभी कितने बच रहे हैं? केवल 9 राज्यसभा सांसद। तो यहां भी स्थिति बहुत बढ़िया ममता बनर्जी के फेवर वाली दिखाई दे नहीं रही है। यानी दल बदल कानून के मुताबिक किसी पार्टी के पास अगर 2/3 विधायक और सांसद हैं, मतलब बागी के पास, तो फिर पूरे चांसेस हैं कि वो कहां चला जाएगा? बागी के पास चला जाएगा। अब जरा दूसरा, बागी गुट का दूसरी पार्टी में विलय कैसे होगा? कैसे होगा विलय? ये आपके सामने है। 2/3 विधायक सांसद दूसरी पार्टी में विलय कर सकते हैं। मतलब ये चाहे तो या तो कांग्रेस में जा सकते हैं या फिर ये बीजेपी में जा सकते हैं या फिर अलग गुट बनाकर उसकी मान्यता मांग सकते हैं। अभी क्या कर रहे हैं ये लोग? अभी यही तो कर रहे हैं, अलग गुट बना रहे हैं। बंगाल में स्पीकर ने टीएमसी के बागी गुट को मान्यता दे दी है, स्पीकर ने, ठीक है। बंगाल में नेता प्रतिपक्ष का पद जो है वो बागी गुट के पास जा सकता है, ऐसी सूचना है। लोकसभा में टीएमसी के बागी सांसदों ने एनसीपीआई में विलय कर दिया है। जो पार्टी है वो एनसीपीआई बताई जा रही है, एनसीपीआई के पास ये जा चुके हैं। तो आप समझ लीजिए कि इस वक्त ममता बनर्जी के लिए हालात बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब जरा आगे आ जाते हैं। आप ये जानना चाहेंगे ये फैसला कौन करेगा? कोर्ट करेगी कि कोई और होगा वो करेगा? बागी गुट की मान्यता पर अंतिम फैसला करने वाला विधानसभा में कौन हुआ? विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष हुए, ठीक है। लोकसभा में कौन हुए? लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष हुए। राज्यसभा में कौन हुए? सभापति हुए। पर राज्यसभा में तो वैसे ही इस्तीफा दिया जा चुका है। यानी अगर विधानसभा की बात आती है तो अध्यक्ष रथिंद्र बोस फैसला लेंगे कि ये किसके पक्ष में जाना चाहिए। लेकिन वो भी बायलॉज देखेंगे, बुक्स देखेंगे, संविधान देखेंगे। लोकसभा में ओम बिरला इसका फैसला लेंगे और अगर राज्यसभा आए तो सभापति सीपी राधाकृष्णन इसका अंतिम फैसला लेने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो ये सारा फैसला ना ममता बनर्जी करेंगी ना ही बागी गुट करेगा। इसका फैसला हमने आपको बता दिया कौन करेगा। लेकिन ममता गुट के पास ये अधिकार है कि वो अदालत का दरवाजा खटखटा सके। इसीलिए ममता गुट बागी गुट के दावों को खारिज कर रहा है। बागी गुट को क्या कह रहा है आप जानते हैं? वर्ड बताऊं क्या कह रहा है? टुटपुटिया झुंड। क्या कह रहा है? टुटपुटिया झुंड। बड़ा टूटी फ्रूटी टाइप है लेकिन टुटपुटिया झुंड। सुनिए कि ईसी के अपने नियम के अनुसार सिर्फ अधिकृत प्रतिनिधि मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं चुनाव आयोग के फुल बेंच के साथ। तो ये टुटफुटिया झुंड जो नोवोटेल होटल में बना हुआ है, कोई यहाँ वहां से लोग आकर के एक झुंड बनाए हैं, ये झुंड कैसे इनके साथ चुनाव आयोग का फुल बेंच किस बुनियाद से इस चुटफुटिया झुंड के साथ मुलाकात की है? तो हम ये पूछना चाहते हैं और जाहिर है, साफ है कि ये बीजेपी की साजिश है, अमित शाह की साजिश है और ये चुनाव आयोग अमित शाह के इशारे पे ही काम कर रहा है। अब देख लीजिए, इसके इशारे पर काम कर रहा है कि उसके इशारे पर काम कर रहा है। लेकिन बात यह है कि ममता बनर्जी के तगड़े सिपाही का तमगा ये सब लेकर चल रहे थे। कह रहे थे ये सच्चे पक्के सिपाही है, अचानक ये कच्चे सिपाही कैसे हो गए? ऋतुपर्ता टीएमसी में लड़ाई सिर्फ जो है वो पार्टी पर कब्जे की नहीं है, बल्कि पार्टी के अकाउंट में पड़े 1000 करोड़ रुपए की भी है। कितने की? 1000 करोड़। केवल ये ऐसा नहीं है कि हमारी आइडियोलॉजी पैसा, इसीलिए दोनों गुट जो है पार्टी में पैसे को लेकर भिड़ गए हैं। ममता बनर्जी को इस मामले में हाई कोर्ट से जबरदस्त झटका लग गया। क्यों? ममता गुट ये चाह रहा था कि पार्टी के बैंक खाते अनब्लॉक कर दिए जाए ताकि वो पैसा निकाल सके, लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है जल्दी से आपको बता देती हूँ।
पिछले महीने 19 जून को टीएमसी के बागी गुट ने थाने में शिकायत देकर मांग की कि टीएमसी के पार्टी खातों में जमा फंड के सोर्स की जांच की जाए। ठीक है, कहा भाई ये पैसा कहां से आ रहा है, पता लगाओ। इसके अगले ही दिन यानी 20 जून को पुलिस ने शिकायत के आधार पर टीएमसी के तीनों बैंक खातों को फ्रीज कर दिया। मतलब आप इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते। अच्छा, इन खातों में कितना पैसा था? 440 करोड़। और यही 440 वोल्ट का झटका बन गया। 29 जून को अदालत ने टीएमसी को निर्देश दिया कि वो पुलिस की कार्रवाई पर बैंक और पुलिस को औपचारिक नोटिस दे। 30 जून को हाईकोर्ट ने टीएमसी की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए क्या कहा कि वो इस मामले को स्पेशल केस की तरह नहीं देखने वाली। आज यानी 2 जुलाई को हाईकोर्ट ने टीएमसी के बैंक खातों को अनफ्रीज करने से इनकार कर दिया कि नहीं भैया ये हम नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, पुलिस को पूछा जरूर, ये बड़ी जल्दी में तुम लोगों ने फ्रीज कर दिया। एफआईआर दर्ज हुई और अगले ही दिन फ्रीज कर दिया, क्यों भाई, क्या जरूरत थी ऐसी? ये कोर्ट ने पूछा है। यानी फर्जी यहां पर अकाउंट है, अकाउंट से पता नहीं कहां से पैसा आ रहा है, ये शिकायत की और अगले ही दिन फ्रोजन। पार्टी फंड पर कब्जे की कानूनी लड़ाई अभी लंबी खिंचेगी। दोनों गुट इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये समझ लीजिए कि जो महाराष्ट्र में हो रहा था वो यहां पर होते हुए दिखाई दे रहा है। शिंदे, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे, पार्टी किसके पास गई? एकनाथ शिंदे के पास। सिंबल किसके पास गया? एकनाथ शिंदे के। पहले वो कह रहे थे कि ये बागी है, लेकिन वही बागी बन गया असल पार्टी का हकदार। तो यहां क्या होगा? खेला होबे, हमारी नजर बनी रहेगी। अब आगे बढ़ रहे हैं न्यूज की पाठशाला में भूगोल की क्लास। भूगोल मतलब ज्योग्राफी। पहला चैप्टर क्या है, दूसरा चैप्टर क्या है, जल्दी से ये देख लीजिए और उसके बाद हम आते हैं सीधा इस बात पर कि आज चर्चा क्यों हो रही है। पता है चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि कांग्रेस के जनसंपर्क विभाग के महासचिव और देश के पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश एक्स पर एक पोस्ट लिखते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपको एक इन्फॉर्म सिटीजन होने के नाते पता होनी चाहिए खबर। 162 शब्दों में जयराम रमेश अपने पोस्ट में मोदी सरकार की एक प्रोजेक्ट की निंदा करते हैं। प्रोजेक्ट का नाम बता देती हूं, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। वो कह रहे हैं कि ये आपदा की तरफ जाता हुआ कदम है, द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। वो कहते हैं प्रोजेक्ट के खिलाफ 5 याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट में है। देश की पर्यावरण के प्रति नैतिक जिम्मेदारी कटघरे में खड़ा करती है हमें, और नैतिक जिम्मेदारी भी कटघरे में खड़ी है, वो लिख रहे हैं। और ये तो आज का पोस्ट है जयराम रमेश का। उन्होंने इस मुद्दे पर जून 2021 से आज की तारीख तक पता है कितनी बार सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है? लगभग 40 बार, और टू बी प्रिसाइज 39 बार। मीडिया पोस्ट, पत्र लिखे, राज्यसभा में अपनी बात रखी, और ये जानकारी मुझे खुद से नहीं मिली है, जयराम रमेश ने खुद सोशल मीडिया पर दी है। अच्छा, और पूरी की पूरी कांग्रेस इस द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के जबरदस्त विरोध में है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी आर्टिकल लिख चुकी हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुद 5 जून को ग्रेट निकोबार पहुंचे, स्कूबा डाइविंग की और प्रोजेक्ट का विरोध जताया। कांग्रेस इस विरोध की वजह पर्यावरण को बता रही है। कांग्रेस कह रही है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से 7,11,000 पेड़ काटे जाएंगे। कितने? 7,11,000 पेड़ काटे जाएंगे द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के लिए। जहां तक पेड़ लगाने की बात है, तो सरकार कह रही है कि जो पेड़ निकोबार में कटेंगे उससे कई ज्यादा एमपी और हरियाणा में हम लगाएंगे। जगह भी तय कर दी गई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, मैडम अगर द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में सारी चीजें हो चुकी है तो दिक्कत क्या है? मैं दिक्कत बताऊं उससे पहले ये तो समझ लीजिए ग्रेट निकोबार चीज है क्या और ये प्रोजेक्ट है क्या, और कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है। तो आइए हुक्म, चलते हैं बोर्ड बाबू की तरफ। लेकिन कलम काका कहाँ हैं? ये रहे हमारे कलम काका। और ये चलिए, हाँ, कहाँ है ग्रेट निकोबार द्वीप? इस तरफ है, ठीक है। ये जो है दक्षिण पूर्वी इलाका है हमारा। ये भारत का मैप है। भारत के साउथ ईस्ट के हिस्से में अंडमान सी और हिंद महासागर के बीच